नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 33 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 33 का जो पहला क्वेश्चन है कि किस तारीख को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। तो भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है भारत में। तो भारत में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। अब क्वेश्चन पूछने वाला यही नहीं रुकेगा, वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 21 जून को और क्या होता है। तो 21 जून को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है वो भी 21 जून को ही मनाया जाता है। अब परीक्षा में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विंटर सोलस्टाइस कब होता है और समर सोलस्टाइस कब होता है। तो विंटर सोलस्टाइस होता है 22 दिसंबर को और समर सोलस्टाइस होता है 21 जून को। अब मैं यहाँ से आपको पूरा सिनेरियो और एक समझाने वाला हूँ। ये पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसका नाम है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा। ये बात भी आपने याद रखनी है। ऊपर जो एरिया बच गया इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो एरिया बच गया इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब ऊपर एक रेखा है उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, उसका नाम है कर्क रेखा और नीचे भी एक रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। अब सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे 21 जून को पड़ता है, इसीलिए पूरे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य की रोशनी 21 जून को कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पे। तो इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में भी सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब सूर्य की रोशनी मकर रेखा के ऊपर पड़ती है 22 दिसंबर को, इसीलिए 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन भी आपको याद करके जाना है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। और जिस दिन नीचे सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन ऊपर सबसे छोटा दिन होगा। मान लो नीचे 22 दिसंबर है तो ऊपर सबसे छोटा होगा। अब क्वेश्चन कल के लिए ये भी आ सकता है, भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत और जितने भी उत्तरी गोलार्ध में देश आते हैं यहाँ पे 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन नीचे उसी दिन क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन सी हवा उसकी दिशा मौसम के बदलने के साथ बदलती है? तो ऐसी कौन सी हवा है जो उसकी दिशा मौसम के बदलने के साथ बदल जाती है? तो है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं ऐसी हवाएं होती है कि उसकी दिशा जो है मौसम के बदलने के साथ ही बदल जाती है। गर्मियों के दिनों में जो है ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये कहाँ पे मानसून आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गर्मियों के दिनों में जो पश्चिमी घाट जो हमारा जो है वहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है। तो गर्मियों के दिनों में मानसून आता है, कहाँ पे आता है? तो पश्चिमी घाट में सबसे पहले गर्मियों के दिनों में मानसून आता है। तो यहाँ से इतना ही हम पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब भारत के भूभाग के क्षेत्रफल की बात हो रही है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, इंडिया का जो एरिया यहाँ पे पूछा जा रहा है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, तो ये है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है भारत का। अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, पूरे धरती की बात की जाए, तो पूरे धरती का है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी बात आपको याद रखनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार अगर अर्थ की एज भी एक बार परीक्षा में पूछी गई थी तो 4600 मिलियन ईयर्स जो है एज है अर्थ की, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाथुला कहाँ स्थित है। देखिए, नाथुला एक पास है और नाथुला जो पास है ये सिक्किम ज़िले में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर मैं नाथुला की बात करूँ, सिक्किम में ही विधानसभा की भी सबसे कम सीटें है, कितनी है? 32। अगर मैं नाथुला की बात करता हूँ तो नाथुला जो है एक दर्रा है जो कि सिक्किम में है। सिक्किम में और कौन सा दर्रा है? एक तो नाथुला है, दूसरा है जेलेपला। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नाथुला और जेलेपला दोनों पासिस जो है वो सिक्किम में है। अगर कल के लिए क्वेश्चन आएगा लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, तो लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, ट्रिक का नाम है। नीति को माना लिपुलेख ने, पर कहाँ पे माना? उत्तराखंड में माना। क्या बोलेंगे? नीति को माना लिपुलेख ने, कहाँ पे माना? उत्तराखंड में माना। तो नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। अब कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है बॉम ढीला। तो बॉम कहाँ का ढीला हुआ? तो बॉम भैया ढीला हुआ था कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो बॉम ढीला दर्रा कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं जम्मू और कश्मीर की बात करता हूँ तो जम्मू और कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा हो गया, तो ये कहाँ पे है? और जोजिला दर्रा हो गया। तो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे। उसी प्रकार एक तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुला मुथा नदी के किनारे कौन सा शहर है। शायद आपने ये पहली बार सुना होगा, और जब मैंने भी इसको पढ़ा था तो मैं भी इसको पहली बार ही यूट्यूब के अंदर पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं मुला मुथा नदी के किनारे किसी शहर की बात करता हूँ तो ये पुणे शहर के पास है मुला मुथा नदी। देखिए, मैंने पहले इसको ज़रूर पढ़ा था, लेकिन मैंने किसी को पढ़ाया नहीं था ये पहले। हाँ, एकेडमी जो मेरी है वहाँ पर मैंने ज़रूर इसको पढ़ाया था। तो मुला मुथा जो नदी है ये पुणे के पास है। देखिए, यहाँ पे सूरत दिया है। सूरत किस नदी के पास है? हमें तो ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। सूरत ताप्ती नदी के पास है, और सूरत जो है ये गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ पे है? तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती के नदी के किनारे स्थित है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब उत्तर भारत का, देखिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, और भैया जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो है कोयम्बटूर। तो तीनों मैनचेस्टर लिख लेने हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या बोलेंगे? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में, कानपुर यूपी में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भैया, यहाँ पे नागपुर भी दिया है। नागपुर जो है ये नाग नदी के पास स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ यमुना नदी के किनारे शहरों की बात कर लेते हैं। तो याद रखना, आगरा, दिल्ली, मथुरा। आगरा, दिल्ली, मथुरा और इलाहाबाद घूमने गया था मुन्ना। आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद में घूमना गया था, मथुरा में घूमने गया था मुन्ना, इसीलिए वहाँ पे नदी बहती है यमुना। ये बात याद रखना। यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बात आपको याद रखनी है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 25 किलोमीटर गंगा भारत में बहती है, इस बात को याद रखना है। गंगा जो है वो दो नदियों के संगम से बन रही है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी आती है और देवप्रयाग, क्या बोलेंगे? देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है, और इसी देवप्रयाग नामक स्थान पे जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं बात करूं हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और यमुना और पटना, ये सारे के सारे शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्या बोला? हरिद्वार शहर आप जानते होंगे क्योंकि वहाँ स्नान भी करते हैं। वाराणसी, और वाराणसी जो क्षेत्र है ये प्रधानमंत्री लोकसभा का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और अगर मैं कानपुर की बात करूँ तो कानपुर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। और इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया है, यहाँ पे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, इस बात को आपने याद रखना है। और पटना शहर भी गंगा नदी के पास स्थित है, और पटना में जो है वो गंगा और सोन, दो नदी आके मिलती है, गंगा और सोन नदी। तो गंगा और सोन का संगम पटना में, और गंगा और यमुना का जो संगम होता है वो इलाहाबाद में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो शहर और देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अयोध्या, अयोध्या शहर किस नदी के पास है? तो अयोध्या शहर सरयू नदी के पास है। लखनऊ शहर गोमती नदी के पास है। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के पास है। कोलकाता शहर हुगली नदी के पास है। बागडोगरा एक शहर है जो कि विश्वामित्र नदी के पास है। तो ये मैंने बहुत सारे शहर आपको बोले, और भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है कोटे में। अगर आप हमारे बैचेज से जुड़ना चाहते हो तो हमारे बैचेज अभी भी रनिंग में है, जिसमें अभी 40% ऑफ चला है। 17 तारीख तक ये जो हमारे बैच रहने वाले, इससे ऑफ नहीं आएगा, 40% ऑफ रहेगा। दिवाली में आपको सिर्फ इतना रहेगा कि दिवाली में 50% ऑफ रहेगा, लेकिन दिवाली में एक दिन का ये ऑफ रहेगा, सिर्फ एक ही दिन बैच खुलेगा दिवाली में। लेकिन इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आगे के लिए काम आ सकता है ये बैच, क्योंकि फिर टेट के लिए रह जाएंगे भैया 15 से 17 दिन, है ना। इसीलिए आप अभी बैच को अवेल कर सकते हैं। अभी भी 35 से 40 दिनों के बीच में दिन है, अभी भी आप तैयारी स्मार्टली कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन है कि किस प्राणी की सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? ये वही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये बात याद रखना है। किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। आंसर की बात तो बाद में करेंगे, पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की एक एक बात को जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम, पुराना नाम जब ये बना था 1936 में इसकी स्थापना होती है, और इसका उस समय जो नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। इसके बाद इसका नाम 1957 में महान प्रकृतिवादी और प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। लेकिन अब इसका नाम जिम कॉर्बेट से इसका जो नया नाम हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, वो हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। इस बात को आपने याद रखना है। अब भैया आपने याद रखना है, ये बंगाल टाइगर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि वन हॉर्नड राइनोस, भैया एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता? तो एक सींग वाला गेंडा तो अपने काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब टोटल नेशनल पार्क भारत में कितने हैं? तो कुल नेशनल पार्क है 106, और 106 नंबर का जो नेशनल पार्क, अभी 107वें नंबर की भी बात चल रही है, बनने वाला है बहुत जल्दी। 106 नंबर का जो नेशनल पार्क है उसका नाम है रायमोना, ये भी असम में है। काजीरंगा भी असम में है। आपका
जो मानस वन्यजीव मानस नेशनल पार्क है, मानस टाइगर रिजर्व है, मानस हाथी रिजर्व है, सब कुछ है ये भी कहाँ पे है, तो ये भी जो है ये भी आपका असम में ही स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा। देखिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में देखने को मिलता है। सागौन, साल, बरगद। देखिए मुझे लगता है यूकेलिप्टस, ये यूनिक लग रहा था, यहाँ पर यूनिक लग रहा था, तो इसका आंसर यही होगा। यूकेलिप्टस जो है ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है, इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है देवदार। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, कौन सा सूखा प्रवण क्षेत्र है। क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, सूखा प्रवण क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो रायलसीमा। रायलसीमा की अगर मैं बात करता हूँ, ये सूखा प्रवण क्षेत्र है और विश्व की रायलसीमा तो सूखा प्रवण क्षेत्र। अब विश्व को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व के अंदर एक दिवस मनाया जा रहा है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जो दिवस मनाया जा रहा है ये 17 जून, कब मनाया जा रहा है, 17 जून को मनाया जा रहा है, इस बात को आप याद रखें। और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से कहीं से होता है, और तिब्बत में इस नदी का नाम तसांगपो है। क्या नाम है, तसांगपो। इस बात को याद रखना है कि तिब्बत में इस नदी का नाम क्या है, तसांगपो। लेकिन जब ये भारत में आती है ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग। क्या हो जाता है, दिहांग। तो इस बात को याद रखना है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम भैया चेंज होके दिहांग हो जाता है। उसी प्रकार अगर मैं महानदी की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पे निर्मित है। तो टिहरी जो बांध बना है वो किस नदी पे निर्मित है, तो टिहरी बांध जो निर्मित है ये भागीरथी नदी पर भैया निर्मित है, इस बात को आपने ध्यान से सुनना है। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पे निर्मित है और ये उत्तराखंड जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध। और इसी प्रकार बहुत सारे बांध है जैसे कि हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे बना है और ये उड़ीसा में स्थित है। उसी प्रकार आपका जो है इंदिरा सागर बांध, तो इंदिरा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध जो है आप सभी जानते हैं सतलुज नदी पे है भाखड़ा बांध, जो कि हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पर स्थित है। और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पे निर्मित है ये। अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हड़प नीति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है हुज नेम इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जाए, किसके द्वारा इस नियम को लाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो नाम जुड़ा है, हड़प नीति का जो नाम जुड़ा है ना, ये डॉक्ट्रिन ये जो जुड़ा है ये लॉर्ड डलहौजी जी के साथ जुड़ा है। ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिनके कार्यकाल के दौरान जो है वो 1853 में सर्वप्रथम बार जो है रेलवे लाइन को बिछाया गया था। और मुंबई से ठाणे जो ये बम्बे से जो ठाणे क्या बोलेंगे, मुंबई से जो ठाणे जो 34 किलोमीटर की जो रेल चली थी सर्वप्रथम बार, ये भी किसके टाइम चली थी, तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय ही चली थी। दूसरी जो कोलकाता से रानीगंज जो ट्रेन चलती है वो भी लॉर्ड डलहौजी के ही समय चलती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने और क्या क्या किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी, पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन आता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनका क्या नाम था, तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन कल के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो 1833 का चार्टर 1833। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था भैया। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये हर एक बात को आपने याद रखना है। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम बोले भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। और अगर पहले वॉयसरॉय पूछा जाता है, 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आता है इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वॉयसरॉय बना दिया जाता है। और भारत के जो प्रथम वॉयसरॉय थे इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। आपको क्वेश्चन की भरमार मिलेगी, आपको एक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपके बीच क्वेश्चन लाऊंगा, आपने जो है तैयारी चेक करनी है। मार्ले मिंटो अधिनियम जो आया था ये 1909 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया था।
तो हर एक बात को आपने याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। भारत अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्न में से किस तल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस तल से प्राप्त हुई है? तो वो ये है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से तो कांसों की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो की अगर स्पेसिफिक रूप से बात की जाए तो ये सिंधु नदी के, कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। क्या क्या मिला था मोहनजोदाड़ो से? तो विशाल स्नानागार मिला था मोहनजोदाड़ो से। मृतकों का टीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो गया। तो ये हर एक चीज़ आपको यहाँ से याद रखना। उसी प्रकार आपने लोथल सुना होगा, तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का शहर था। क्वेश्चन आ सकता है भारत में है लेकिन किस राज्य में है? तो भारत में तो है लेकिन भैया गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात। धोलावीरा कहाँ पे? तो धोलावीरा भी गुजरात में है। उसी प्रकार कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, ये राजस्थान में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है। इसकी जो स्थापना है, खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। विशाल अन्नागार जो है वो हड़प्पा से ही मिले थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शेरे पंजाब के रूप में जाना जाता है, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात, और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, तो शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका आज के लिए चैलेंज है। हर दिन मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ऐसा लाया है जो आपको खुद ढूंढना होता है। निम्न में से किस लेखक को या किस कवि को शेक्सपियर की उसके साथ शेक्सपियर से तुलना की जाती है? तो ऐसा कौन सा कवि है भारत का, या ऐसा कौन सा लेखक है जिसकी तो तुलना है वो शेक्सपियर के साथ सीधी की गई है? तो वो कवि है कालिदास। कालिदास की तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती है। और कालिदास किसके दरबार में कवि होते थे? तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि होते थे। कालिदास के द्वारा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक तो कालिदास होते थे, नागार्जुन, सॉरी आपके जो चीनी यात्री होते थे फाहियान, चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आए थे। इस बात को आपने याद रखना है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास की 3 किताबों के नाम ले रहा हूँ। ये जो है वो है कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम। ये तीनों की तीनों जो किताबें हैं ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कहाँ पे है ये सोमनाथ मंदिर? तो क्वेश्चन तो आपको ये भी परीक्षा में आ सकता है कि सोमनाथ मंदिर को कहाँ पे लूटा, 1025 में किसको लूटा? तो आपको पता होना चाहिए 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो कि गुजरात में है। किसने लूटा? महमूद गजनबी ने लूटा। महमूद गजनबी के द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किए गए थे। आपको पहले तो सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए। देखिए, इसने नगरकोट, कांगड़ा के नगरकोट किले में भी 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस बात को आपने श्योर करना है। और महमूद गजनबी के एक दरबारी कवि होते थे फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा एक जो है वो ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है शाहनामा। तो शाहनामा ग्रंथ फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। कल भी मैं अपने किसी पार्ट में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको याद रखना है, उतबी हो गया, आपका फिरदौसी हो गया, ये सभी जो है ये महमूद गजनबी के शासन, अल बरूनी हो गया, महमूद गजनबी के शासनकाल में जो है ये भारत आए थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वैसे तो चिश्ती संप्रदाय की अगर बात की जाए तो चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो अबू इश्क सामी के द्वारा 930 ईरा के आसपास की गई थी। लेकिन अबू अब्दुल जो है इसके जो है वास्तविक अगर मैं कहूँ तो उसके समय जो है ये फले फूली था चिश्ती संप्रदाय। तो अबू अब्दल और अबू इश्क सामी ऑप्शन में नहीं था, तो अबू अब्दल ही हम लगाएंगे। कभी कभार ऐसा होता भी है। और अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक रूप से कि भारत में किसके द्वारा जो है वो किसके द्वारा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो भारत में इसकी स्थापना की गई थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। कब की गई थी? तो ये बात आपको याद रखना है। तो भारत में इसकी स्थापना 1192 में, और 1192 में ही भैया तराइन का दूसरा युद्ध भी लड़ा गया था जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तराइन का पहला 91 में हुआ था और तराइन का दूसरा 1192। चीज़ों को रिलेट करना अगर आप सीख गए तो पेपर में आप पेपर को क्लियर करना भी सीख जाएंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो अब आते हैं बंगाल विभाजन पे। तो बंगाल विभाजन की घोषणा भैया 1905 में हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो बनारस में होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले जी होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई थी। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो हुआ था 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि जितने भी टेट के बच्चे हैं वो अच्छा कंटेंट पा सके। आपके दोस्त है, आपके सहेली है, आपके कोई बीएड ग्रुप है, अगर आपको सच में ये मेरा चैनल जो है दिल से अच्छा लग रहा है तो आप इसको दिल से शेयर करें तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले कल। जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।